हेलो एवरीवन। आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के एमसीक्यू सीरीज नंबर 5 तक ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड है, तो जिन बच्चे ने भी अभी तक नहीं देखा है वो जाके देखिए, फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे ना छूटे। इस सीरीज में मिक्स सीरीज चलाया जाता है, सारे ही सब्जेक्ट से एमसीक्यूज होते हैं, तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चे ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा यूएलएल एंट्रेंस से रिलेटेड, चाहे वो वन लाइनर हो सब्जेक्ट वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हो, जो भी हो, तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच डील विद द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर विचार कीजिए। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं हस्तांतरण के विषय में है। तो केस कौन कौन सा दे रखा है? तो हमारा पहला केस दे रखा है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड केस है साकलचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है प्रेसिडेंट्स स्पेशल रेफरेंस नंबर 1। एंड फोर्थ केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो हमें यहाँ पे देखना है कि which one of the following is correct chronological order in which the above judgments were delivered। ऊपर के जो जजमेंट्स दिए गए हैं चार, तो इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो हमें देखना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाता है 1 2 3 4, ऐसे आप बी सी डी देखो। तो इसमें हमारा सही आंसर जो होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे हम इसे सजाएंगे, कौन पहले है कौन लास्ट में केस आया, तो हमारा ऑप्शन सी सही है 2143। जो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जजमेंट सजेगा वो 2143 के ऑर्डर में सजेगा। पहले आएगा साकलचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, फिर आएगा हमारा एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, देन आएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड लास्ट प्रेसिडेंट स्पेशल रेफरेंस नंबर 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लाउज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू। संविधान का पूर्ण विश्वास और साखंड लागू नहीं होता। किस पे नहीं होता लागू? तो ऑप्शन ए है पब्लिक रिकॉर्ड, बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, सी एक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशन, डी पब्लिक एक्ट। तो किस पे अप्लाई नहीं होता है? ये एक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन पे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट allowing medical examination of a woman to prove her virginity amounts to violation of her right to privacy contained under Article 21 of the Constitution। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित किया कि एक महिला की कौमार्यता को सिद्ध करने के लिए उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त निजता के अधिकार का अतिक्रमण माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा। तो किस केस में कहा गया? ऑप्शन ए सुरजीत सिंह थिंड वर्सेस कनवलजीत कौर, एंड सेकेंड है ऑप्शन बी हमारा फिलिपा अने वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एंड सी है हमीदा सरफराज वर्सेस एम एस कसेकर, एंड डी ऑप्शन है हमारा कविता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो किस केस में कहा गया? ये कहा गया ऑप्शन ए सही है आपका, सुरजीत सिंह थिंड वर्सेस कवलजीत कौर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग फॉर राइट टू एजुकेशन वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 को जो शिक्षा का अधिकार देता है भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन 83rd अमेंडमेंट, एंड ऑप्शन बी है द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है द कॉन्स्टिट्यूशन 90th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी है द कॉन्स्टिट्यूशन 92nd अमेंडमेंट। तो किस अमेंडमेंट से ये जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन है, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वाज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू पास। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था पास कराने के लिए
ऑप्शन ए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ऑप्शन बी बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट, ऑप्शन सी पोटा एक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव सबके लिए कराया गया था, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस वर्मास कमेटी रिपोर्ट रिलेट्स फॉर। न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है इनका रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा कमेटी की। तो ऑप्शन ए है एफिक्सेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल कर्तव्यों के प्रभावीकरण से, ऑप्शन बी ड्यूटी टू वोट इन इलेक्शन, चुनाव में वोट डालने के कर्तव्य से, ऑप्शन सी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता से, ऑप्शन डी है नेशनल जुडिशियल कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से। तो किससे रिलेटेड है ये, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है इसका, एप्रिसिएशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सबमिटेड द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रीय संविधान कार्यक्रम समीक्षा आयोग की रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए जस्टिस पीवी जीवन रेड्डी, ऑप्शन बी जस्टिस एएस आनंद, ऑप्शन सी जस्टिस आरएस सरकारिया, ऑप्शन डी जस्टिस एमएन वेंकट चिलैया। तो किसने डाला था इसका, ऑप्शन डी जस्टिस एमएन वेंकट चिलैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म लीगल थ्योरी। लीगल थ्योरी पता है वो को गढ़ने वाले का नाम बताएं। तो चार ऑप्शन है, इनमें से बताइए कि कौन से जूरिस्ट ने लीगल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ऑप्शन ए केल्सन, बी डब्ल्यू फ्रीडमैन, सी बेंथम, डी रॉस्को कॉन्ट। तो लीगल थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो किन्होंने दिया था, तो डब्ल्यू फ्रीडमैन ने दिया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द यूटिलिटेरियन थ्योरी। यूटिलिटेरियन थ्योरी का प्रतिपादक कौन है, कौन से जूरिस्ट यूटिलिटी थ्योरी दिए थे। तो ऑप्शन ए केल्सन, बी हेनरी मैन, सी बेंथम, डी जूलियस एस्टन। तो किसने दिया था, बेंथम ने दिया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द jurisprudential basis of the principle to award compensation for violating human rights has been laid down by the Supreme Court। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का विधि शास्त्रीय अभिकथन किया है। ऑप्शन ए कोंडा रेड्डी वर्सेज स्टेट, ऑप्शन बी रतलाम म्यूनिसिपैलिटी वर्सेज वर्दीचंद, ऑप्शन सी विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ऑप्शन डी नीलावती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो किनका कथन है ये, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा नीलावती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा के कथन में उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत निर्धारित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज आर, अधिकार और कर्तव्य क्या है। ऑप्शन ए पोस्टुलेट्स, बी कोरिलेटिव, सी अपोजिट्स, डी पैरेलल्स। तो क्या है ये कोरिलेटिव से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ मस्ट बी चेंज इन अ मैनर टू गेट प्लेजर एंड टू अवॉइड पेनफुल चेंज विद द सोशल सर्कमस्टांसेस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ। विधि में इस रीति से परिवर्तन होना आवश्यक है जिससे सामाजिक परिस्थितियों के साथ प्रसन्नता प्राप्त करने तथा पीड़ाकारक परिवर्तन का परिहार हो। ऑप्शन ए हिस्टोरिकल थ्योरी, ऑप्शन बी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, ऑप्शन डी एनालिटिकल थ्योरी। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सोशियोलॉजिकल स्कूल का कॉन्सेप्ट है सुख दुख का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको सुख है तो दुख भी होगा, तो ऐसा ही सुख दुख का जो कॉन्सेप्ट है वो सोशियोलॉजिकल थ्योरी का है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ द 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द यूडीएचआर 1948 की मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 की 60वीं जन्म जयंती की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए ह्यूमन राइट फॉर ऑल, सभी के लिए मानवाधिकार, ऑप्शन बी ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, सभी के लिए समस्त मानवाधिकार, ऑप्शन सी जस्टिस एंड डिग्निटी फॉर ऑल, सभी के लिए न्याय तथा गरिमा, ऑप्शन डी ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा के लिए मानवाधिकार। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था ऑप्शन सी हमारा सही है, इसमें जस्टिस एंड डिग्निटी फॉर ऑल, सभी के लिए न्याय तथा गरिमा। यूडीएचआर का जो 60th जयंती था उसका विषय वस्तु यही था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अंतरराष्ट्रीय विधि शास्त्र का लोप बिंदु है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए ऑस्टिन, बी हॉलैंड, सी केल्सन, डी बेंथम। तो किसका कथन है ये, हॉलैंड का कथन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरा ऑफ लॉ मेकिंग ट्रीटीज बिगेन विद। विधि निर्माण ग्रंथों के युग का आरंभ किसके साथ हुआ। ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ वियना, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ऑप्शन सी है केलॉग ब्रियार्ड एक्ट, ऑप्शन डी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। तो किससे स्टार्ट हुआ था इसका विधि निर्माण ग्रंथों का युग किससे प्रारंभ हुआ, ऑप्शन डी
ट्रिटी ऑफ वेस्टफैलिया से। क्वेश्चन है द अरंत जाजुमेंडी केस डील्स विद। अरंत जाजुमेंडी मामले का संबंध निम्न में से है किससे है? ऑप्शन ए ह्यूमन राइट, बी रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी है नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डी है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो इसका संबंध किससे है? रिकॉग्निशन से है, मान्यता से है, ऑप्शन बी। And next question है where a Hindu male and a Hindu female contract their marriage under the Special Marriage Act 1954 हिंदू पर्सनल लॉ। जब एक हिंदू पुरुष और एक हिंदू महिला विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अपने विवाह की संविदा करते हैं तो हिंदू वैयक्तिक विधि किस पे अप्लाई करेगा? ऑप्शन ए अप्लाइज टू सच मैरिज, बी डज नॉट अप्लाई, सी अप्लाइज विद सम मॉडिफिकेशन, डी अप्लाइज विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा हमारा, अप्लाइज विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम के साथ लागू होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम वुमेन ऑब्जर्वाइजिंग इन द पीरियड मैरिज विद अनदर मैन देन द मैरिज इज। मुस्लिम पत्नी इद्दत के दौरान किसी दूसरे आदमी से विवाह कर लेती है, यह विवाह क्या होगा? ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी बातिल, सी फासिद, डी नॉन ऑफ द एबव। तो ये विवाह क्या होगा? तो ये विवाह हमारा बातिल, शून्य हो जाएगा, यानी कि वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट ट्रिपल डाइवोर्स इज नॉट अ वैलिड तलाक। किस केस में ये कहा गया? निम्न में से किस बात में न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि 3 तलाक विधि मान्य नहीं है? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बनाम अनवरी बेगम, ऑप्शन बी मोहम्मद अहमद खां वर्सेस शाहबानो, ऑप्शन सी बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो किस केस में कहा गया? इनमें से किसी भी केस में नहीं कहा गया, नन ऑफ द एबव हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। तो अब ये किस केस में कहा गया? तो ये हमारा सायरा बानो के केस में कहा गया। किस केस में कहा गया? सायरा बानो के केस में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ बिटवीन पर्सन्स विद फर्स्ट रेस रिलेशनशिप इज। मुस्लिम विधि के अनुसार धात्री संबंधियों के बीच विवाह होगा। ऑप्शन ए सही, बी बातिल, सी फासिद, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी बातिल, वाइड होगा ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन विच दे अकर इन अ कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द कोड। कोड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे एक संविदा में घटित होता है। सिचुएशन 1 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, और सिचुएशन दूसरा है हमारा इन्विटेशन ऑफ ऑफर, थर्ड है फ्रॉड और फोर्थ है हमारा डैमेजेस। इस कोड के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही बनता है। तो हमें इस ऑर्डर को सजाना है। तो पहला तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हो जाता है ए, 2 1 3 4 के सिचुएशन में से होगा। तो हमारा पहला हो जाएगा इन्विटेशन ऑफ ऑफर, तो फिर आएगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, देन फ्रॉड और लास्ट डैमेजेस। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन फ्रॉम कोड। निम्नलिखित अभिकथन तथा तर्क के आधार पर कोड में से सही स्पष्टीकरण चुनिए। असर्शन क्या कहता है कि डैमेजेस मस्ट बी रिजनेबल फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और रीजन हमारा क्या है? बिकॉज रिजनेबल डैमेजेस आर एग्रीड अपॉन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कोड के अकॉर्डिंग मिलाइए। ऑप्शन ए असर्शन एंड रीजन आर राइट, ऑप्शन बी असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग, ऑप्शन सी assertion is right but reason is wrong, ऑप्शन डी assertion is wrong but reason is right। तो कौन सा इसमें से सही है कोड में से? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, assertion is right, reason is wrong। And next question है frustration of contracts is provided by which section of the Indian Contract Act। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में संविदा की विफलता के बारे में प्रावधान किया गया है? तो किस सेक्शन में किया गया है? 56 में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑल और नन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट आंसर यूजिंग द कोड। निम्नलिखित कथनों में से कुछ या सारे सही हैं या कोई भी सही नहीं है। कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। अब पहला सिचुएशन हमारा है अ माइनर इज लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच ही इज अ पार्टी। किसी संविदा का एक पक्षकार होने पर एक नाबालिग व्यक्ति पर भी संविदा भंग का दायित्व होता है। दूसरा सिचुएशन है अ माइनर इज लाइबल टू पे फॉर नेसेसरीज फॉर हिज स्पाउस। एक नाबालिग
पर अपने पति या पत्नी की आवश्यकताओं के भारवाहन का दायित्व होता है। तीसरा सिचुएशन है सप्लाई टू नेसेसरीज टू अ माइनर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक नाबालिग की आवश्यकता की पूर्ति एक संविदा है। चौथा सिचुएशन है नेसेसरीज सप्लाई टू अ माइनर नीड नॉट बी अकॉर्डिंग टू हिज स्टेशन इन लाइफ फॉर द सप्लायर टू क्लेम डैमेजेस, एक पूर्तिकार द्वारा नुकसानी का दावा प्रस्तुत करने के लिए एक नाबालिग को पूर्व की कई आवश्यकताएं अनिवार्यता उसके जीवन स्थानक के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है। तो हमारा नीचे दिया गया है, चार कोड दिया गया है, इन कोड से आप मिलाइए। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। दूसरा है हमारा ऑप्शन बी, ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ऑप्शन सी, ऑल ओनली स्टेटमेंट 3 इज राइट। डी है ओनली स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो इसमें हमारा सही कौन सा है? ऑप्शन सी, ओनली स्टेटमेंट 3 इज राइट। ऑप्शन सी सही आंसर है। And next question है promissory estoppel against government agencies is decided in, सरकारी अभिकरणों के विरुद्ध वचनात्मक निबंध का निर्णय किसमें मिलता है? तो ये ऑप्शन ए है हमारा ड्यूडल वर्सेस एटकिंसन का मामला, बी है बटन वर्सेस पुले का मामला, डटन वर्सेस पुले, नॉट बटन होगा यहाँ पे, डटन वर्सेस पुले का मामला। ऑप्शन सी है दिल्ली क्लॉथी एंड जनरल मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद केस। तो इसमें से किस केस में मिला था ये? तो ऑप्शन सी, दिल्ली क्लॉथी एंड जनरल मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इंटर्स वॉलंटरली इनटू अ स्पोर्ट्स इवेंट एंड रिसीव्स ग्रेव इंजरी ही हैज, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेता है और गंभीर चोट पहुंचती है तो वह ऑप्शन ए क्लेम इन टॉर्ट्स फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस तो नॉट फॉर अ लॉस ऑफ इनकम, अकृत्य में चिकित्सा खर्च का दावा कर सकता है न कि आय में वे नुकसान का। ऑप्शन बी, अ क्लेम इन टॉर्ट्स फॉर लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, कमाने की क्षमता में हुए हौज का अकृत्य के तहत दावा कर सकता है। ऑप्शन सी, नो क्लेम इन टॉर्ट्स बिकॉज द इंजरी वाज नॉट इंटेंशनली कॉज, अकृत्य में कोई दावा नहीं कर सकता क्योंकि चोट जानबूझकर कारित नहीं की गई थी। ऑप्शन डी, नो क्लेम इन टॉर्ट्स बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, सहमति दिए गए कृत्यों में क्षति नहीं होने के सिद्धांत के कारण अकृत्य में कोई दावा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, नो क्लेम इन टॉर्ट्स बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। जब हम स्वेच्छा से किसी चीज में भाग लेते हैं और उसके बाद अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, चोट पहुंचता है, हमारा कुछ नुकसान होता है, तो उसके लिए डिपेंडेंट लायबल नहीं होता है क्योंकि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का उसे एक डिफेंस मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू फेसिट परेलियम फेसिट पर से एस्टेब्लिशेस द, क्यू फेसिट परेलियम फेसिट पर से सिद्ध करता है या? ऑप्शन ए, लायबिलिटी अंडर द इंडियन पीनल कोड। ऑप्शन बी, लायबिलिटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सी, विक्टिम्स लायबिलिटी। डी, लायबिलिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसका सीधा सा आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विक्टिम्स लायबिलिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिप्सा लोक्यूटर इस परिस्थिति स्वयं बोलती है। ऑप्शन ए, weapon of defense, B, weapon of offense, C, a defense of some factor which was beyond the control of the person who caused injury, यह उस व्यक्ति का बचाव है जिसके कारण चोट पहुंची, वो परिस्थितियां उसकी पहुंच के बाहर थी। ऑप्शन डी है डेंजरस वेपन, घातक हथियार। तो इसका सही आंसर है वेपन ऑफ डिफेंस, बचाव का हथियार है। इट्स लोक्यूटर जो है वो बचाव का हथियार है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ गिफ्ट lived in his car to be up to a certain place and on the way due to negligence of A an accident is caused, A has, अब ए ने बी को अपनी कार में एक स्थान के लिए मुफ्त में बिठाया और रास्ते में ए की लापरवाही की वजह से दुर्घटना हो गई। अब ए का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए है या नहीं है, क्या ड्यूटी बनती है उसकी। ऑप्शन ए, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉस बी, बी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ऑप्शन बी, नो लीगल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ बी सेफ्टी, बी को सुरक्षा प्रदान करना उसका विधिक दायित्व नहीं है। ऑप्शन सी, अ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ बी ऑल्सो एंड इज लाइबल फॉर कॉम्पनसेशन, बी को सुरक्षा प्रदान करने का विधिक और हर्जाना अदा करने का दायित्व है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा कि एक क्या होगा, एक की लाइबिलिटी। तो ऑप्शन सी सही है हमारा यहाँ पे, अलीगल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ बी ऑल्सो एंड इज लाइबल फॉर कंपनसेशन, ए की लाइबिलिटी बनेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एक्शन ऑफ न्यूसेंस डिफेंडेंट कैन पुट
ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस, उत्ताप की कार्यवाही में प्रतिवादी निम्नलिखित बचाव का उपयोग कर सकता है। सिचुएशन देखिए आप, फिर हम मिलाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से। तो पहला हमारा है द प्लेस इज सुटेबल फॉर द पर्पस, क्या स्थान प्रयोजन के लिए यथोचित है। और दूसरा है इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी, कि यह इलाके के निवासियों के फायदे के लिए है। थर्ड है इट इज डन अंडर स्टेचुटरी अथॉरिटी, कि यह विधिक अधिकार के अधीन किया गया है। चौथा है प्लेंटिफ हैज कंसेंटेड टू द एक्ट, कि वादी ने कार्य के लिए सहमति दी थी। तो अब द एबव स्टेटमेंट कौन सा हमारा कथन है, देखते हैं हमारा सही कौन सा है इसमें से। ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, बी है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, थर्ड है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, डी है हमारा थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द BNS 2023। ऑप्शन ए 511, बी 358, सी 300, डी 400। तो कितना है सेक्शन हमारे BNS में, 358 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द BNS डिफाइंस द टर्म जेंडर टू इंक्लूड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल। ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लास 8, बी सेक्शन 2 क्लास 10, ऑप्शन सी सेक्शन 3 क्लास 1, ऑप्शन डी सेक्शन 4 क्लास 3। BNS का कौन सा खंड ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने के लिए लिंग शब्द को परिभाषित करता है। तो कौन सा है इन चारों ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी हमारा सही है, सेक्शन 2 क्लास 10 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड जुरिमेन विच इज नाउ ऑब्सोलेट इन इंडिया हैज बीन डेज इन द BNS। ऑप्शन ए एक्सपेंडेड, बी रिडिफाइंड, सी रिटेन, डी रिमूव। सब जुरीमेन जो अब भारत में अप्रचलित हो चुका है वो BNS के किस डैश कर दिया गया है, विस्तारित कर दिया गया है, पुनर्परिभाषित किया गया है, बरकरार रखा गया है, या फिर हटा दिया गया है। तो क्या किया गया है, इसको हटाया गया है, ऑप्शन डी रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर IPC हैज बीन अल्टर्ड इन द BNS। अब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अपराध को BNS में परिवर्तित किया गया है। ऑप्शन देखिए इस ऑप्शन में से किसको किया गया है। ऑप्शन ए सेडिशन, बी रेप, सी थेफ्ट, डी मर्डर। तो किसको किया गया है, सेडिशन को किया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द BNS द टर्म ब्रिटिश कैलेंडर मंथ और ईयर हैज बीन रिप्लेस्ड विथ। BNS में ब्रिटिश कैलेंडर माह या वर्ष शब्द को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो ऑप्शन ए है इंडियन कैलेंडर मंथ और ईयर, बी है ग्रेगोरियन कैलेंडर मंथ और ईयर, सी है सोलर कैलेंडर मंथ और ईयर, डी है लूनर कैलेंडर मंथ और ईयर। तो इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर मंथ और ईयर के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंडमार्क केस लेड टू द रिमूवल ऑफ एडल्ट्री एज एन ऑफेंस इन द BNS। किस ऐतिहासिक मामले के कारण BNS में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। ऑप्शन ए नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मीटू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, डी इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा हटाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ऑफेंस अंडर सेक्शन 84 ऑफ द BNS। ऑप्शन ए इंडिसेंट एक्सपोजर, बी मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सी इंटेसिंग द वाइफ ऑफ अनदर मेन फॉर इलिसिट इंटरकोर्स, किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी को अवैध संभोग के लिए फुसलाना, ऑप्शन डी है कॉजिंग हर्ट टू पब्लिक सर्वेंट्स, लोक सेवक को चोट पहुंचाना। तो सेक्शन 84 BNS के अंतर्गत क्या अपराध है, नया अपराध क्या जोड़ा गया है यहाँ पे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 103 ऑफ BNS फॉर मर्डर। हत्या के लिए BNS की धारा 103 के तहत क्या सजा निर्धारित है। ऑप्शन ए लाइफ इम्प्रिजमेंट ओनली, बी डेथ पेनल्टी ओनली, सी लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी, डी कम्युनिटी सर्विस। तो क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द BNS। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध BNS के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऑप्शन ए मॉब लिंचिंग, बी चाइल्ड मैरिज, सी पॉलीगैमी, डी बेगिंग। तो किसको शामिल किया गया है, मॉब लिंचिंग को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ द थेफ्ट डज सेक्शन 304 ऑफ द BNS एड्रेस।
ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, बी स्नैचिंग, सी बर्गलरी, डी साइबर थेफ्ट। तो किसको एड्रेस किया गया है 304 ऑफ बीएनएस में? तो स्नैचिंग को किया गया है, ऑप्शन बी स्नैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफेंस अंडर द आईपीसी रिलेटेड टू अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट्स हैज बीन रिमूव्ड इन द बीएनएस? ऑप्शन ए सेक्शन 497, बी सेक्शन 377, सी सेक्शन 309, डी 306। तो किस में किया गया? ऑप्शन बी 377, ऑप्शन बी। What new penalty has been introduced under section 4F of the BNS? ऑप्शन ए कैपिटल पनिशमेंट, बी फाइन्स फॉर माइनर ऑफेंसेस, सी कम्युनिटी सर्विस, डी इम्प्रेजमेंट। बीएनएस की धारा एफ बीएनएस की धारा 4F के अंतर्गत क्या नया दंड पेश किया गया है? बताइए कौन सा किया गया है? तो ऑप्शन सी कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया है। And next question है, what is the punishment for gang rape of a woman below 18 years under section 70 clause 2 of BNS? बीएनएस की धारा 70 क्लास 2 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की सजा क्या है? ऑप्शन ए फाइन ओनली, बी लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ, सी इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर्स, डी इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर्स। तो ऑप्शन बी सही आंसर है यहाँ पे, लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रिप्लेसेस अनसाउंड माइंड इन सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस? ऑप्शन ए मेंटली अनस्टेबल, बी साइकेट्रिक और डिसऑर्डर, सी मेंटल इलनेस, डी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो किसे रिप्लेस किया गया है अनसाउंड माइंड से? ऑप्शन सी मेंटल इलनेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज थ्रेशोल्ड डज बीएनएस सेट फॉर सेक्सुअल कंसेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैरिड वुमेन? विवाहित महिलाओं के संदर्भ में यौन सहमति के लिए बीएनएस ने क्या आयु सीमा निर्धारित की है? ऑप्शन ए 15 ईयर्स, बी 16 ईयर्स, सी 18 ईयर्स, डी 21 ईयर्स। तो क्या निर्धारित किया गया है? 18 ईयर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू ऑफेंस इंट्रोड्यूस अंडर द बीएनएस पेनलाइज अ पर्सन फॉर इम्प्लाइंग और इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट अ क्राइम? बीएनएस के तहत कौन सा नया अपराध पेश किया गया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए किसी बच्ची को नियुक्त करने या उसमें शामिल करने पर दंडित किया जाएगा? तो किस सेक्शन में ये इंक्लूड किया गया? सेक्शन 95, ऑप्शन बी है सेक्शन 89, सी है 102, डी है 110। तो किस में शामिल किया गया? सेक्शन 95, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी गिवन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट अफेक्ट एनी रूल ऑफ संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत दिया गया अनंत काल के विरुद्ध नियम किसी भी निम्नलिखित नियम को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए हिंदू लॉ, बी मोहम्मदन लॉ, सी क्रिश्चियन लॉ, डी नन ऑफ द एबव। इसका नन ऑफ द एबव आंसर होगा, यहाँ पे कोई भी इसका आंसर सही नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग टिम्बर्स अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत खड़े वृक्ष स्टैंडिंग टिम्बर्स होते हैं क्या? ऑप्शन ए मूवेबल प्रॉपर्टीज only so long as not served from the earth, ऑप्शन बी immovable properties unless there is a contract to sever the same from the earth, ऑप्शन सी not immovable properties, D immovable properties if value exceeds for 100 रुपीज। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा है स्टैंडिंग टिम्बर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 आर। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टीज। स्टैंडिंग टिम्बर जो टीपीए 1880 के अंतर्गत होते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 मीन्स संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत साधन इंस्ट्रूमेंट का अर्थ है क्या है? ऑप्शन ए टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, एक वसीयती आधारित साधन, ऑप्शन बी टेस्टामेंट्री एज वेल एज ए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, एक वसीयती आधारित तथा अवसीयत आधारित साधन, ऑप्शन सी है ए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, एक अवसीयत आधारित साधन। चौथा है एनी रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी लिखित दस्तावेज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाता है? ऑप्शन सी ए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो अंदर टीपीए मींस अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वैलिड अटेस्टेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट under the Transfer of Property Act 1882 it is necessary that option A each attesting witness must see the executant sign the instrument or affix his mark,
Option B, the executant must see the attesting witness signing the instrument. Option C, each attesting witness must sign the instrument in the presence of the executant. Option D, all of the above. इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा. And next question. Agrees to sell to B a certain quantity of gunny bags deliverable on a future day before the due date. B assigns his beneficial interest in the contract to C. Commits a breach of contract. Which of the following is correct? Option A is C is entitled to sue ए ने बी को एक निश्चित मात्रा में बोरियों की भविष्य की तारीख पर डिलीवरी करने के लिए बेचना स्वीकार किया. नियत तारीख से पहले बी ने अनुबंध में अपने हित को सी को सौंप दिया. ए अनुबंध का उल्लंघन करता है. निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है हमारा सी इज इंटाइटल्ड टू सू फॉर डैमेजेस फॉर नॉट डिलीवरिंग द गनी बैग्स. सी ए के विरुद्ध मुआवजे के लिए मुकदमा कर सकता है क्योंकि बोरे डिलीवरी नहीं किए गए. ऑप्शन बी है सी इज नॉट इंटाइटल्ड टू सू फॉर डैमेजेस एज इट विल अमाउंट ट्रांसफर ऑफ मेयर राइट टू सू बाय बी. सी मुआवजे के लिए मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि यह केवल बी द्वारा मुकदमे के अधिकार के हस्तांतरण के बराबर होगा. ऑप्शन सी है सी इज नॉट इंटाइटल्ड टू सू for damages as there is no privity of contract between A and C. C मुआवजे के लिए A के विरुद्ध मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि A और C के बीच कोई प्रतिज्ञा privity of contract नहीं है. ऑप्शन डी C is entitled to sue only to get his money back from B. C केवल B से अपना पैसा वापस पाने के लिए मुकदमा कर सकता है. तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए. And next question है provision based on doctrine of acceleration under the TP 1882 is option A section 29, B section 28, C section 27, D third section 30. तो इसका सही आंसर सेक्शन 27 में हमारा दिया गया. टीपीए के अंतर्गत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है सेक्शन 27 में. And next question, A owns two adjoining properties X and Y. A sells the property X to B and imposes a condition that for the more beneficial enjoyment of the property, YB shall keep open a portion of property X and will not build upon it. Which of the following is correct? ये जो दिया गया है ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट है? ए के पास दो सटी हुए संपत्तियां X और Y है. ए संपत्ति X को B को बेचता है और एक शर्त लगाता है कि संपत्ति Y के अधिक लाभदायक उपयोग के लिए B संपत्ति X के एक हिस्से को खुला रखेगा और उस पर निर्माण नहीं करेगा. निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है यहाँ पे? ऑप्शन ए है द कंडीशन इज नॉट वैलिड सिंस ए हैज सोल्ड द property which is an absolute transfer and hence cannot impose any condition on the made of enjoyment of the property X. A शर्त माने नहीं है क्योंकि A ने संपत्ति को पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया है और अब वह संपत्ति X के उपयोग के तरीके पर कोई शर्त नहीं लगा सकता. ऑप्शन बी है द कंडीशन इज वैलिड. ऑप्शन सी द कंडीशन वुड हैव बीन वैलिड ओनली इफ द transfer had been without consideration. Option D, the condition will be valid only if he proves that he has no other way to reach to his property Y except through the open possession of the property X. शर्त केवल तभी मान्य होगी जब A यह सिद्ध करे कि संपत्ति Y तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता नहीं है सिवाय संपत्ति X के खुले हिस्से से लेकर. तो इन ऑप्शन में से कौन सा हमारा करेक्ट है उस ऊपर के सिचुएशन के अकॉर्डिंग? तो हमारा ऑप्शन बी सही है द कंडीशन इज वैलिड. आप ऊपर का सिचुएशन पढ़िए एंड देन बताइए कि कौन सा शर्त सही है नहीं है, लगा सकता है नहीं लगा सकता. तो यहाँ पे शर्त लगा सकता है, कंडीशन वैलिड होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडिंग ओवर द पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड इन. बंधक संपत्ति के कब्जे को सौंपना निम्न में से किसके अंतर्गत आवश्यक है?
ऑप्शन ए मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, बी इंग्लिश मॉर्गेज अंग्रेजी बंधक, सी मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स शीर्षक विलेखों के जमा द्वारा बंधक, डी नन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन बी है इंग्लिश मॉर्गेज। आप मॉर्गेज का सेक्शन और उसके टाइप को जरूर देखिएगा, इसे एक ना एक क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं, तो आप मॉर्गेज के टाइप्स को और उससे रिलेटेड सेक्शंस को जरूर कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है। ऑप्शन ए मार्सेलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, सेक्शन 81। ऑप्शन बी राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम, सेक्शन 68। सी राइट टू यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेजर टू रिकवर्ड पोजेशन, सेक्शन 62। डी नन ऑफ द एबव। तो कौन सा इसमें से सही सम्मिलित है, करेक्टली मैच है कौन सा पेयर, तो ऑप्शन सी हमारा सही पेयर है। राइट टू यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज टू रिकवर पोजेशन सेक्शन 62 में दिया गया है। हमारा जो मार्सेलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर है वह सेक्शन 81 में नहीं दिया गया है, वो सेक्शन किस में दिया गया है, 56 में दिया गया है। एंड राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम सेक्शन 60 ए में नहीं देकर सेक्शन 60 में दिया गया है। तो जो हमारा इन चारों ऑप्शंस में मैच करता है वो हमारा सी करता है, ऑप्शन सी सही है। यूसुफ्रक्टरी राइट टू यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेजर टू रिकवर पोजीशन जो है वो सेक्शन 62 में दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हो कि इम्पोर्टेंट सेक्शंस का सीरीज ला दे तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन का सीरीज चाहिए कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट सेक्शन है सब्जेक्ट वाइज, तो मैं ला दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर मेड। ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1948, बी 8 अगस्त 1956, सी 20 जून 1950, डी 10 नवंबर 1942। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए है 10 दिसंबर 1948 को कब करी गई थी, तो यूडीएचआर की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को करी गई थी। And next question है, parade term came to be linked with a practice of discrimination in which of the following countries। ऑप्शन अपार्थाइड शब्द का प्रयोग किस देश में भेदभाव की एक प्रथा के संदर्भ में किया गया था। अब ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, बी साउथ अमेरिका, सी तंजानिया, डी मोजाम्बिक। तो किस में करा गया था ये, तो ये साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन ए। And next question है, in which case Supreme Court held that Parliament has no power to amend the fundamental rights। ऑप्शन ए गोलकनाथ केस, बी सज्जन सिंह केस, सी शंकर प्रसाद केस, डी नन ऑफ दीज। तो किस केस में कहा गया था, ऑप्शन ए गोलकनाथ केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट for human rights in international law may be expressed in which of the following propositions as expounded by G. Tunkin in Theory of International Law। अंतर्राष्ट्रीय कानून में मानवाधिकारों के सम्मान के सिद्धांत की सामग्री को जी टंकिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत में प्रस्तुत निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए ऑल स्टेट्स हैव अ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पर्सन्स विद इन देयर टेरिटरीज। सभी राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी सीमाओं के भीतर सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान करें। ऑप्शन बी स्टेट्स हैव अ ड्यूटी नॉट टू परमिट डिस्क्रिमिनेशन बाय रीजन ऑफ सेक्स, रेस, रिलीजन और लैंग्वेज। राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे लिंग, नस्ल, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव की अनुमति ना दे। ऑप्शन सी है स्टेट्स हैव अ ड्यूटी टू प्रमोट यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड टू कोऑपरेट विथ ईच अदर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे मानवाधिकारों के सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा दे और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करे। डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा यहाँ पे चारों ही सही है, ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त प्रस्ताव में ये तीनों ही चीजें एक्सप्रेस करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनेक्टिंग द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 किस उद्देश्य के लिए बनाया गया। ऑप्शन ए रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, बी टू गिव लीगल स्टेटस टू ट्रेड यूनियन, सी टू ग्रांट राइट्स टू ट्रेड यूनियन, डी ऑल ऑफ द एबव। तो ये ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे डी है। इन सभी के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट को इनेक्ट किया गया था, ये तीनों ही इसका पर्पस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does trade union mean under section 2H of the Trade Union Act 1926। यहाँ पे आपको ये भी होगा कि ट्रेड यूनियन का
कि ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन कहाँ दे रखा है 2H में। अब ट्रेड यूनियन का मीन्स क्या है 2H में क्या दे रखा है, तो ऑप्शन ए है हमारा एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर इन अ ट्रेड और बिजनेस। ऑप्शन बी है एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर। सी है एन एसोसिएशन ऑफ बोथ वर्कर एंड एम्प्लॉयर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव तीनों ही चीजें दी गई है इनके डेफिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का पंजीकरण कौन करता है। ऑप्शन ए लेबर कोड, बी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, सी लेबर सेक्रेटरी, डी ना। तो ट्रेड यूनियन के जो रजिस्ट्रार होते हैं वो करते हैं ऑप्शन बी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत। एक ट्रेड यूनियन को कितने सदस्य, न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो 7, ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पसेस कैन द ट्रेड यूनियन फंड बी used under section 15 of the ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 15 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन का कोष फंड किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द यूनियन, बी फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स, सी फॉर सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, डी ऑल ऑफ द एबव। तो ये ऑल ऑफ द एबव हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी। ये ऊपर के तीनों के लिए ही जो ट्रेड यूनियन का फंड है ये तीनों ही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस वाज इट हेल्ड दैट अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज अ लीगल पर्सन एंड कैन सू और बी सूड इन इट्स ओन नेम। किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन एक विधिक व्यक्ति है। ट्रेड यूनियन जो है एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन एक विधिक व्यक्ति है और अपने नाम पर मुकदमा कर सकती है या मुकदमा चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, बी रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सी भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज, डी अहमदाबाद मिल ऑनर्स एसोसिएशन वर्सेस टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है। इस केस में ये कहा गया था कि जो पंजीकृत ट्रेड यूनियन है वो एक विधिक व्यक्ति है और इसके नाम से सूद चला सकते हैं, ये सूद चला सकता है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस डिड द कोर्ट डिस्कस द इम्यूनिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस फ्रॉम सिविल सूट अंडर सेक्शन 18। किस मामले में न्यायालय ने धारा 18 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन को दी गई नागरिक दायित्व से छूट पर चर्चा की। ऑप्शन ए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन सी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन वर्सेस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डी भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज। तो किस केस में किया गया, ऑप्शन सी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन वर्सेस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। Next question, in which case it was held that a trade union can file a writ petition under Article 32। किस मामले में निर्णय दिया हुआ कि एक ट्रेड यूनियन अनुच्छेद 32 के तहत रीट याचिका दायर कर सकती है। ऑप्शन हमारा पहला हो जाता है रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन बी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, सी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन वर्सेस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज। इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी। जितने भी केस लॉज ऑप्शंस में आ रहे हैं ना उस केस लॉज को आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इन सब में कुछ केस लॉ हैं जो ही बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ऑप्शंस में जितने केस लॉ आ रहे हैं आप उनको एक बार देख लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस वाज इट हेल्ड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज टू कन्फर लीगल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द ट्रेड यूनियन। किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि ट्रेड यूनियन के पंजीकरण का उद्देश्य कानूनी दर्जा और सुरक्षा देना है। ऑप्शन ए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, बी रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सी भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज, डी अहमदाबाद मिल्स ऑनर्स एसोसिएशन वर्सेस टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है। देख रहे होंगे आप कि ऊपर के जो जितने भी क्वेश्चन अभी हमने कवर किया इस सब्जेक्ट से उसमें सारे ही ऑप्शंस में इतने ही केस लॉज, एक दो और एक्स्ट्रा थे, यही 5-6 केस लॉज पूछे जा रहे। इसी केस लॉज से हमारा आंसर मिल जाता है, तो हमें इस 5-6 जो केस लॉज है उसको जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द ट्रेड यूनियंस एक्ट इज अ वेलफेयर लेजिस्लेशन एंड शुड बी कंस्ट्रक्टेड लिबरली।
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रेड यूनियंस अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है और इसका उदारता पूर्वक व्याख्या करना चाहिए? ऑप्शन ए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, बी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन वर्सेस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, डी भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोडस ऑपरेंडी का अर्थ क्या है? व्हाट डज मोडस ऑपरेंडी मीन्स? ऑप्शन ए कोर्स मेथड, बी मेथड ऑफ वर्किंग, सी नो मेथड, डी नो इंटेंशन। तो मोडस ऑपरेंडी का क्या अर्थ है? तो मेथड ऑफ वर्किंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकस स्टैंडी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए समवन स्टैंडिंग, बी राइट टू ब्रिंग एन एक्शन और बी हियर्ड इन कोर्ट, सी कोर्ट्स ऑर्डर, डी नो राइट। तो लोकस स्टैंडी मीन्स क्या? ऑप्शन बी राइट टू ब्रिंग एन एक्शन और बी हियर्ड इन कोर्ट। अगर हम कोर्ट के समक्ष वाद लाते हैं या फिर हमें सुना जाएगा तभी जब हमारे पास लोकस स्टैंडी होगा, अगर नहीं है तो हम कोर्ट में वाद नहीं ला सकते। एडहॉक का क्या अर्थ है? व्हाट डज एडहॉक मीन्स? ऑप्शन ए प्री डिसाइडेड, बी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, सी एप्लीकेबल टू एवरीवन, डी नो पर्पस। तो इसका एडहॉक का मीन क्या है? एडहॉक मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमा फेसी मीन्स? प्राइमा फेसी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए डीप इन्वेस्टिगेशन, बी एट फर्स्ट साइट, सी नो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डी एवरीथिंग इज रॉन्ग। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन बी एट फर्स्ट साइट। प्राइमा फेसी मीन्स एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पर इनक्यूरियम मीन्स? पर इनक्यूरियम का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए डिसाइडेड विथ केयर, बी डिसाइडेड थ्रू लैक ऑफ केयर, सी नो डिसीजन, डी नो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, डिसाइडेड थ्रू लैक ऑफ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स पार्टी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए हियरिंग बोथ साइड, बी हियरिंग वन साइड ओनली, सी हियरिंग हैज नो इम्पोर्टेंस, डी नो कोर्ट डिसीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। एक्स पार्टी डिसीजन जब होता है वो तो एक ही साइड के पार्टी को सुन के डिसीजन दे दिया जाता है, यानी कि हियरिंग वन साइड ओनली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट सोली का मीन्स क्या है? ऑप्शन ए राइट ऑफ सिटीजनशिप बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के अनुसार नागरिकता, बी है सिटीजनशिप बेस्ड ऑन पेरेंट्स, माता पिता के अनुसार नागरिकता, ऑप्शन सी है नो इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप और डी है नो बेसिस फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता का कोई अधिक आधार नहीं। तो जस्ट सॉली का मतलब क्या है? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है, राइट ऑफ सिटीजनशिप बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज जज सैंग्यूनिस मीन्स? जज सैंग्यूनिस का क्या मतलब है? ऑप्शन ए सिटीजनशिप बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ, ऑप्शन बी है सिटीजनशिप बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशनशिप, सी है नो सिटीजनशिप, डी है नो इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, सिटीजनशिप बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। जस्ट सैंग्यूनिस का मतलब होगा सिटीजनशिप बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशनशिप, और इससे पहले का जो हमारा क्वेश्चन था वो तो जस्ट सोली का मीन्स क्या है? तो यहाँ पे था राइट टू सिटीजनशिप बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। एक प्लेस ऑफ बर्थ है जस्ट सोली और दूसरा हमारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है वो है जस्ट सैंग्यूनिस, दोनों अलग है मैक्सिम, तो आप दोनों को ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। अगर आपको वो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम जरूर लाएंगे आपके लिए सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ।